नमस्कार साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अब आप देखेंगे कि अब जिसका पहले फेज में पेपर है उसका अब तो एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। पहला फेज आप देखेंगे 28 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में होने हैं। तो उन्हीं लोगों का आप देखेंगे जो सेंटर है और डेट है वो दिखा रहा है। तो अब डेट जारी हो गई है, तो डेट जारी होने के बाद अब मान के चलिए कि अब आपको तैयारी एकदम विधिवत रूप से रिविज़न काफ़ी अच्छे से कर लेना है। तो पहले ही मैंने बताया हुआ है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब केवल आपका फोकस प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे ही होना चाहिए, क्योंकि वो सारे प्रश्न देखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, तो आप वहाँ से दा के देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, छोटी छोटी वीडियो हैं। तो उसी के कड़ी में जो आपका देखेंगे 23 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुए थे पिछले वर्ष CBT मोड में, तो उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। इससे आपको हेल्प ये मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि किस लेवल का प्रश्न आते हैं। और सीटेट की परीक्षा ऐसी है कि आप देखेंगे कि प्रश्न भी यहाँ पे बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को छोटी सी वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न है आपका कि यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आप यहाँ पे समझिएगा, जो ये प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा परिवर्तन होता है, इस पे आपको ध्यान देना है। इसके अनुसार आपको विकल्प को चुनना है। तो आप देखेंगे कि केवल आनुवंशिकता से, उसके बाद आनुवंशिकता और वातावरण दोनों दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे केवल एक वातावरण दिया है, और उसके बाद न तो आनुवंशिकता और न ही वातावरण। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रबलीकरण और दंडों द्वारा, तो आप देखेंगे कि ये आपका केवल वातावरण से प्रभावित होगा, ये आनुवंशिकता नहीं है। ये समाज में आने के बाद ही आपको ये देखने को मिलता है। तो इसमें आपका केवल वातावरण से ये प्रभावित होगा, तो इसमें विकल्प आपका यही सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पाल लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि यह सिद्धांत आपका डायरेक्ट आपको विकल्प को चुनना है, सही विकल्प ही बताएंगे आप। तो देखेंगे कि जो अधोगामी सिद्धांत होता है, तो ये अधोगामी सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अधोगामी सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर होता है। तो इस प्रकार से विकल्प आपका इसमें ये सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको आंसर देखते हुए चलना है। आइए वही अगले देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है, कैसे होता है आपको बताना है। बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक, संपूर्ण जीवन का। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक दोनों विकास की जहाँ पे भी बात की जाए, तो वो आपके संपूर्ण जीवन काल चलता है, जब से आपके गर्भाशय में आते हैं और उसके बाद जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो ये आपका चलता रहता है। तो इसलिए आपका इसमें संपूर्ण जीवन काल वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, पूछा है बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो ये एक नॉर्मल सा प्रश्न है। आप देखेंगे ये छोटे छोटे प्रश्न बार बार रिपीट होंगे, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपका परिवार होगा। परिवार जो होता है बच्चे का प्राथमिक संस्था होता है, तो आपका विकल्प इसमें यही सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जिन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषा एवं चिंतन के अनुसार आप देखेंगे संदर्भ में जिन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको वो बताना है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। उसके बाद आप दूसरा देखेंगे, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। उसके बाद तीसरे में देखेंगे, आपसे पूछा दिया हुआ है विकल्प, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। उसके बाद आप देखेंगे भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। आपको इसमें से ये बताना है कि आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि जो दिया हुआ है कि भाषा जो चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करती है, तो आपका यही विकल्प है, क्योंकि आप देखेंगे जो चिंतन है वो भाषा से ही आती है। तो आपका इस प्रकार से विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु
अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जिन प्याजे के अनुसार अनु किस सोच पर आधारित है आपको ये बताना है कि वो किस सोच के तहत ये करती है। तो आपको ये बताना है केंद्रीयता, क्रमबद्धता, उसके बाद संरक्षणता, उसके बाद परिपक्वता। तो आपको इसमें बताना है कि किसके आधार पर ये करती है। तो जो आपका केंद्रीयता है, केंद्रीयता के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दो गिलासों में समान मात्रा में जब जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल होगा। तो ये जिन प्याजे के अनुसार आप देखेंगे अनु की सोच का आधार केंद्रीयता है, क्योंकि आप देखेंगे कि अनु का बोध स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले गिलास जो दिखाई दे रहा है उसी पर आधारित है, न कि जल पर। तो बालकों में विभिन्न प्रत्ययों की समझ इस बात पर आप देखेंगे निर्भर करती है कि प्रत्यक्ष तौर पर क्या देख रहे हैं, अर्थात उनके द्वारा देखी गई परिस्थिति ही सतही बनावट या प्रबल विशेषताएं से बना होता है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें केंद्रीयता हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तिता के किसी क्रिया को उलटे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है, आपको यही बताना है। तो संवेगी गामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, उसके बाद आप देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक चरण, और उसके बाद एक दिया है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो आपको बताना है कि ये किसका उदाहरण है। तो आप देखेंगे कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रश्न में आपसे पूछा है प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में, तो आप देखेंगे कि ये आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण में ही आता है। तो विकल्प इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वह किस संवैधानिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है, आपको यही इसमें पूछा है, यही आपको बताना है। तो पहला देखेंगे, आपसे पूछा है ले बैगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, उसके बाद आप दूसरा देखेंगे BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, उसके बाद आप तीसरा देखेंगे जियोरोम ब्रूनर का संरचनावाद, उसके बाद आप देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आपको इसमें से ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये आपका ले बैगोस्की का जो आपका सामाजिक संरचनावाद है उसके अंतर्गत आता है, सहपाठियों का मार्गदर्शन करवाती है। तो इस प्रकार से आपका विकल्प इसमें पहला सही हो जाएगा। उसके बाद आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है ले बैगोस्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। जो बच्चों का विकास होता है किस सिद्धांत पर आधारित बताना है, वो भी आपको ले बैगोस्की के अनुसार बताना है। तो आप जो देखेंगे ले बैगोस्की ने भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक की बात की है। इसमें भाषा और संस्कृति आपका दिया हुआ है, तो आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे जेंडर एक अवधारणा है, आपको बताना है कैसी अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक है, जैविक है, सामाजिक है, आपका शारीरिक है। तो आपसे वही पूछा है कि कैसी अवधारणा है। तो आप देखेंगे कि जो जेंडर है एक सामाजिक अवधारणा है, तो इसमें आपका सामाजिक सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान व वर्गीकरण कर पाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है, आपको यह बताना है। तो अंतःवैयक्तिक, उसके बाद प्रकृतिकवादी, उसके बाद भाषाई, उसके बाद अंतर्वैयक्तिक। आपको ये बताना है कि वो किस बुद्धि का आपका वो कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। तो जो आप देखेंगे कि पौधे होते हैं, धातुएं होती हैं, खनिज होती है, ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से ही पहचान करती है। तो ये आपका प्रकृतिकवादी के अंतर्गत आएगा। तो विकल्प इसमें आपका दो सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए, आपको वो पूछा है, वही आपको इसमें बताना है कि कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को संभालने के लिए प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उन्हें अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि दंडित करना के जहाँ पे भी बात आ जाए तो आपका विकल्प होगा नहीं, तो आप इसे काट देंगे। अब दूसरे को पढ़ेंगे तो दूसरे में देखेंगे पेपर पेंसिल की बात कही जा रही है, तो पेपर पेंसिल की बात जहाँ पे भी की जाए वो भी आपका विकल्प नहीं होगा। तीसरे में देखेंगे सभी के लिए सामान्य पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए, ये आपका पूछा है। तो ये तो अभी तक सही है। आइए अगले विकल्प को देखते हैं, विद्यार्थियों को अधिगम विविध, जी यहाँ पे अवसर देने की बात हुई तो ये इससे तगड़ा है। तो आप देखेंगे कि जो सबसे तगड़ा रहता है विकल्प वही आपको चुनना होता है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा।
आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है, आपको इसमें यही बताना है। तो अच्छा लड़की और अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, तो आपको आगे इसमें विकल्प देखना ही नहीं है। जहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग की बात की जाए और आपको इस प्रकार से प्रश्न दे कि चोरी करना के व्यवहार की वजह से लोग उसे निष्कासित कर देंगे, तो आपको यहाँ पे अच्छा लड़की और अच्छा लड़का उन्मुखीकरण से ही संबंधित है, तो आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है बच्चे द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह, जिसका लक्ष्य उन्हें प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या कहलाता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे कि एक गतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। आपको ये बताना है कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे सक्रिय अन्वेषक बनाती है, आपको आगे इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है, आपको ये बताना है। प्रवाह विस्तारीकरण है, लचीलापन है, निम्न में से किसका लक्षण है, आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे आत्म केंद्रियता दिया है, बाह्य अभिप्रेरणा दिया है, सृजनात्मकता दिया है, कार्यात्मक अटलता दिया हुआ है। तो इसमें आपको सृजनात्मकता की जहाँ पे भी बात की जाए तो दूसरे विकल्पों को आपको देखना ही नहीं है, आपका इसमें लचीलापन आपका सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसमें आपका विकल्प यही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है, आपको ये बताना है। शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशन में क्या जरूरी है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। मानवीकृत पाठ्यक्रम की जहाँ पे भी बात कीजिए वो आपका विकल्प होगा नहीं। आधारभूत अभिगम्यता की बात की जा रही, तो आधारभूत जहाँ पे भी शब्द लग जाए तो आपका वही देखेंगे, वही समावेशन के लिए जरूरी होता है, तो आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है पठन वैकल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। पहला आप देखेंगे अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिकता मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य दामक अक्षमताएं। आपको इसमें से बताना है कि आपको क्या है, पठन वैकल्य में निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित आपको किया जाता है, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे अधिगम विकारों की बहुक्रम में के अंतर्गत ये आता है, तो आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। नहीं में आपको इसका आंसर देना है। तो पहला आप देखेंगे समता दिया हुआ है, दूसरा पृथकीकरण या नामीकरण दिया हुआ है, उसके बाद विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाना, आपका इसमें विकल्प दिया हुआ है। तो जो आपका देखेंगे पृथकीकरण और नामीकरण दिया है, तो यही आपका नहीं होता है, तो विकल्प आपका इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न देखें कथन निष्कर्ष से आप देखेंगे कि आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो कथन निष्कर्ष को आपको एक बार से अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे आपको हर शिफ्टों में एक ना एक जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको आइए अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखिए कि आपका दिया हुआ है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि उनके व्यवहार में होता है, तो इसलिए वो द्रव्यमान जो संरक्षण होता है पहले सीख लेते हैं, तो पहला विकल्प आपका सही है। उसके बाद देखेंगे अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो आपका ये भी सही है। और देखेंगे कि इसी के अंतर्गत ये निहित हो जाएगा, तो जिसमें आपका ये दिया रहेगा विकल्प ऐसे, तो वो आपका सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहला में और आर दोनों सही है, और आर व्याख्या करता है एक ही, तो आपका पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, आपको वही बताना है। तो आप देखेंगे प्रतिमानों की क्रिया को याद करना रखना, उसके बाद प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, उसके बाद देखेंगे अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना, उसके बाद प्रतिमान के व्यवहार को दोहराना और अभ्यास करना। आपको इसमें से बताना है कि वो क्या कहलाता है। तो जो देखेंगे आपका ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा में प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना
करना। जी हाँ, आपका यही विकल्प सही होगा, क्योंकि जब तक ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपका प्रथम चरण होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु आप देखेंगे तो पहले उस पर ध्यान केंद्रित ही बच्चा करता है, तो उसमें विकल्प आपका दूसरा यही सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। आपको ये बताना है, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। आपको वही दिए हुए ऑप्शन आपके, वह कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। तो ये आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, कमज़ोर तीव्र को पहचान नहीं करना है। उसके बाद दूसरा देखेंगे विकल्प में, तो वह अधिगमकर्ताओं के चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। जी हाँ, आपको इससे चिंतन प्रक्रिया की समझ होगी, समझ मिलेगी, तो आपके लिए यही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो विकल्प दूसरा इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। आपको ये बताना है अधिगम कैसा होना चाहिए। विषय वस्तु उन्मुखी, तो ये आपका अभिमुखी नहीं होगा, ये पाठ्यक्रम केंद्रित, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे, आपके दो और ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका एक प्रयोगात्मक दिया हुआ है और आपका एक व्यवहारात्मक दिया हुआ है। तो प्रयोगात्मक ही होना चाहिए 2020 के शिक्षा नीति के अनुसार, क्योंकि जो भी बच्चा प्रयोग करके देखेगा, समझेगा अपने हिसाब से, तब वो अच्छा से सीखेगा। तो इसमें आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है, परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है, दुश्यंता से निपटने के लिए वह तकनीक का इस्तेमाल करती है। आपको ये बताना है कि किस तकनीकी क्या इस्तेमाल करती है, आपको वो बताना है। तो देखेंगे, पहला दिया हुआ है समस्या समाधान, भाव नियमन, उसके बाद परिहार्यता, उसके बाद खंडन। तो ये आपका भाव नियमन के अंतर्गत आ जाता है, तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावे दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। तो आप देखेंगे कि रोहिणी एक क्या है, आपको वो बताना है। प्रयोगात्मक अभिकर्ता है, उसके बाद स्व प्रेरित अभिकर्ता है, उसके बाद प्रदर्शन उन्मुखी अभिकर्ता है कि बाह्य प्रेरित अभिकर्ता है। आपको इसमें से ये बताना है कि क्या है। तो वह स्व प्रेरित है, अपने आप से प्रेरित है, तो वो पढ़ती है। तो इसमें आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि बच्चे द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों क्या प्रदर्शित करती है, आपको वो बताना है। अधिगम आप देखेंगे अक्षमता को प्रदर्शित करती है, उसके बाद किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार, उसके बाद निराधार दावे, उसके बाद स्थानीय संकल्पनता ठहराव। आपको इसमें से ये बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपको विकल्प देख के ही समझ में आना चाहिए, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार ही भ्रांतियों को प्रदर्शित करती है, क्योंकि बच्चा जो भी भाव विचार किसी वस्तु के प्रति बताएगा तो आपको उससे समझ आना चाहिए। तो आपका विकल्प दूसरा इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजना एवं प्राथमिकी स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है, आपको ये बताना है। इसमें से कौन सा प्रभावकारी है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला दिया हुआ है संकल्पनाओं मानचित्र का इस्तेमाल। जी हाँ, ये आप करेंगे तो आपका ये सही है इसमें विकल्प। उसके बाद आइए आगे देखते हैं, अमूर्त से मूर्त, ये नहीं आप करेंगे, मूर्त से अमूर्त करेंगे तो ये आपका गलत है। उसके बाद आप देखेंगे, आपका तीसरा दिया हुआ है विविधता सामग्रियों को प्रधान। जी हाँ, ये भी विकल्प सही है। कहानियों उपन्यासों का इस्तेमाल, ये भी आपका सही है। तो जिसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा दिया होगा तो वो सही होगा, तो दूसरे ऑप्शन में दिया है तो आपका यही इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियाँ कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षिका की यह विधि आपको बताना है कि क्या कहलाती है। अत्यधिक प्रभावकारी होगी क्योंकि पूर्ण अभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। तो आपका ये विकल्प नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे, दूसरा विकल्प दिया है प्रभावकारी है क्योंकि किसी की जानकारी को 5 बार पुनरावृत्ति तत्काल भूलने, ये आपका विकल्प होगा नहीं, पढ़ने से ही पता चल रहा है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करने तथा अर्थपूर्ण अधिगम के उपयुक्त तकनीकी नहीं है। जी हाँ, ये प्रभावकारी नहीं है क्योंकि कोई भी आप 4 से 5 बार रटाएंगे तो जरूरी नहीं है कि बच्चा याद ही कर ले, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा।
आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावकारी है, आपको वो बताना है। प्रभावकारी योजना बताना है कौन कौन सी है आपका। तो पहला देखेंगे आपका दिया हुआ है कलन विधि। जी हाँ, कलन विधि है एक प्रभावकारी प्रभावशाली आपका। उसके बाद अन्वयन, तो उसके बाद बिना बोध प्रयत्न त्रुटि दोहराव, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो पहला और दूसरा, तो आप देखेंगे पहला और दूसरा दूसरे में दिया है, तो आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। आइए अंतिम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनका पूर्ण ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, आपको यही इसमें बताना है। रटना, विचारावेश, स्कीमा, सक्रियता, उसके बाद संकल्पना, मानचित्र। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा। नहीं में पूछा है तो रटना आपका नेगेटिव है, तो इसमें आपका विकल्प ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में आए हैं, और इस वर्ष भी आप देखेंगे इन्हीं में से प्रश्नों का थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा। तो आप देखे रहेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, खासतौर पर जो 2021 में आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अब इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।